नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह भारत, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम स्केलेटन ऑफ कोरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकंड पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टाइप्स का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे तो जनरल इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कोरल स्केलेटन, स्ट्रक्चर ऑफ कोरल skeleton, types of corals, coral reefs, types of coral reefs एंड लास्ट में अपन बात करेंगे थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कोरल अधिकांशतः निरीह समुद्री पोलिप के समान तथा अपनी देह भित्ति से स्रावित कंकाल में रहने वाले संघ सिलेंट्रेट्रा के जंतु हैं। कुछ कोरल्स तो साकित नींवों के रूप में बड़े बड़े विशाल स्वरूप के होते हैं, जबकि कुछ ठोस संरचनाओं की भांति वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजोआ क्लास के कुछ कोरल्स के अतिरिक्त सामान्यतः यह एंथोजोआ के वर्ग के ही होते हैं। कहने का मतलब सारे जो अधिकांश जो कोरल्स होते हैं वो किस वर्ग के प्राणी होते हैं? एंथोजोआ। लाल तथा काले रंग के कोरल सब क्लास एल्सियोनिया के जंतु बनाते हैं। कहने का मतलब लाल और काले रंग के जो कोरल्स बनाते हैं वो उसकी सब क्लास कौन सी होती है? एल्सियोनिया। इसी तरीके से सब क्लास जोंथेन्थेरिया के गण मेंडिपोरिएरिया के जंतु वस्तुतः पथरीले प्रवाल बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। कोरल पोलिप बहुत ही छोटा जंतु होता है। इसकी सामान्य लंबाई 10 मिमी तथा व्यास 1 से 3 mm तक होता है। इसमें आधारी बिंब नहीं होता, किंतु मुख बिंब में केंद्रीय मुख को अनेक स्पर्शकों की कई कहने का मतलब मुख केंद्रीय मुख को अनेक स्पर्शकों की कई पंक्तियां पाई जाती है। केंद्रीय जो मुख होता है उसके पर अनेक स्पर्शकों की पंक्तियां पाई जाती। इनमें ग्रसनी खांचे और सूत्रवर्धक युक्त दंशिकाएं भी नहीं होती। इसके अलावा आंतरिक योजनियों भी सीमित होती है। आंतरिक योजनियां तथा स्पर्शक 6 के गुणक में होते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके फॉर्मेशन ऑफ कोरल स्केलेटन। तो कोरल के पोलिप लैंगिक जनन करते हैं और लैंगिक जनन से बना जो जाइगोट एक पक्षमार्बी लार्वा जो प्लेनुला कहलाता है को बनाता है। प्लेनुला बनाता है। पोलिप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाता है? प्लेनुला बनाता है। और ये क्या होता है? मुक्त जीवी होता है। मुक्त प्लावी जीवन जीने वाला ये लार्वा कुछ समय तक मुक्त प्लावी रहने के पश्चात किसी आधार पर स्थिर होकर कायांतरण के द्वारा प्रवाल पोलिप बनता है। मेंडूसा अवस्था का इसमें अभाव होता है। प्रवाल पोलिप आपको पता है कि सिलेंट्रेट्रा वर्ग में 2 अवस्थाएं होती है, एक तो पोलिप और एक मेंडूसा। तो कोरल पोलिप अलैंगिक विधि से मुकुलन द्वारा बडिंग द्वारा जनन कर प्रारंभिक पोलिप का निर्माण करता है। इस प्रारंभिक पोलिप में ही नींवे की नई पोलिपों का निर्माण होता है। अब प्रवाल पोलिप आद्य प्रकारक को स्रावित करने लगती है। सर्वप्रथम एक आधारी प्लेट बहिर्चर्म एंडोडर्म द्वारा स्रावित की जाती है। फिर अरियवलन विकसित होकर दृढ़ पटों को स्रावित करते हैं। इसके साथ ही प्रवारक भित्ति का घेरा पोलिप के चारों ओर बन जाता है। कंकाली पदार्थ दृढ़ पटों के मध्य खाली पड़े स्थानों में भरने लगता है। पोलिप की आंतरयोजनियों के एकांतर क्रम में पोलिप की आंतरयोजनियों के एकांतर क्रम में कंकाल के दृढ़ पट होते हैं।
कोरल निह्वय में सतत वृद्धि मुकुलन क्रिया द्वारा नई पॉलिपों के बनते रहने से होती रहती है। विशेष रूप से निह्वय के तटीय भाग एवं सतह की परतें विशेष वृद्धि प्रदर्शित करती है। मुकुलन विभिन्न प्रकार के होने के कारण ही निह्वय में पॉलिपों के अनेक रूप दिखाई देते हैं। ये तो हो गई कि प्रवाल के कंकाल का निर्माण कैसे होता है। तो लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप बनता है, पॉलिप में लैंगिक जनन होता है जिसे प्लेनुला लार्वा बनता है, और जो क्या होता है कि कायांतरण द्वारा एक जगह स्थिर हो जाता है, और फिर क्या होता है कि ये इस पॉलिप में क्या होता है अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है, जिससे क्या रहता है ये इसके कंकाल का निर्माण करता है। अब बात करते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक पॉलिप द्वारा अधिचर्म से स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट से बना बाह्य कंकाल कोरेलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरेलाइट। निह्वय में पृथक पृथक पॉलिकों द्वारा स्रावित कोरेलाइट आपस में मिलकर एक कंकाली पुंज का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं कोरेलियम। क्या कहते हैं? कोरेलियम। एक कोरेलियम पथरीले प्याले के समान होता है। कोरेलियम के आधार को आधारी प्लेट तथा इसकी दीवार को थीका कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका। थीका में पॉलिप का अपमुखीय एब्रोल भाग अवस्थित होता है। प्याले में अर्थात इसकी गुहिका में अनेक कटक या पट्ट होते हैं, जिसको यहाँ आप डायग्राम में समझ सकते हैं। पट्ट होते हैं। प्याले में अर्थात इसकी गुहिका में अनेक कटक या पट्ट होते हैं जो सीधी खड़ी अवस्था में रहते हैं, दृढ़ पट्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दृढ़ पट्ट कहलाते हैं, जो सीधी खड़ी अवस्था में होते हैं। डायग्राम है ये वाली, जिसको यहाँ इस वाली जगह को इलिब्रेट कर रखा है। ये दृढ़ पट्ट भीतरी छिद्रों से आपस में मिलकर स्तंभिका की रचना करते हैं, जो केंद्रीय अनियमित कंकाल पिंड होता है। क्या होता है? केंद्रीय अनियमित कंकाल पिंड होता है। प्रवाल की कई जातियों के पॉलिप सहजीविता को गुण प्रदर्शित करते हैं। इन पॉलिप्स के साथ एक सेवाल जो पाया जाता है वो ये वाला, जिसको अपन यहाँ देख सकते हैं, ये जूजेंथेली। कौन सा सेवाल? ये जो पिंक कलर वाला है, जूजेंथेली सेवाल कहते हैं, पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए शैवाल को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः कुछ विशिष्ट जातियों के प्रवाल समुद्र के इन्हीं भागों में मिलते हैं जहां तक प्रकाश की पहुंच होती है। सहजीवी द्वारा प्रवाल निर्माण की प्रक्रिया सीधी प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत सहजीवी शैवाल कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा शैवाल क्या करते हैं? कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ये कार्बोनेट प्रवाल कंकाल का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ कोरल्स के बारे में। तो संघ सिलिंट्रेक्ट्रा के दो क्लास, हाइड्रोजोआ तथा एंथोजोआ के जो जंतु होते हैं उनकी देह से निर्जीव कंकाल स्रावित करती है, जो क्या है? प्रवाल के नाम से या कोरल के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन प्रकार का मुख्य प्रकार से होता है। पहला है हाइड्रोजोआ प्रवाल या हाइड्रोजोअन कोरल। तो पहले वाले की अपन बात करें कि हाइड्रोजोअन कोरल।
हाइड्रोजोआ के मिलीपोरा, कौन सा, मिलीपोरा, डिस्टिकोपोरा और स्टाइलेस्टर नामक प्राणी जो हाइड्रोकोलेरिया गण में सम्मिलित है, निविक होने के साथ ही कैल्शियमी शाखित बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की शाखाएं होती है, जिसका एग्जाम्पल ये रहा। ये क्या है, मिलीपोरा, क्या है, मिलीपोरा। इन्हें प्रवाल भित्ति के दूसरे प्रवालों के साथ भी देखा जा सकता है। इनमें पाई जाने वाली रूपांतरित अधिचन एपिडर्मिस, जो क्या केलिकोब्लास्टिक लेयर कहलाती है, कंकाल का स्रावन करती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। ऑक्टोकोरेलियन कोरल्स। ऑक्टोकोरेलिया का सामान्यतया जाना पहचाना जंतु एल्सियोनियम है, जिसको अपन कहते हैं डेड मैन फिंगर्स, एल्सियोनियम, ये वाला। इसे मृत मनुष्य की उंगलियां भी कहते हैं। इनके निवे में अंतःकंकाल के रूप में पृथक पृथक दसी कैल्केरिया कंटिकाएं होती है, जो मध्य श्लेष्म स्तर में पाया जाता है। इसके अपन 3 प्रकार भी अपन दे सकते हैं। एक तो ऑर्गन पाइप कोरल, और एक होता है ब्लू कोरल, और एक होता है हॉर्नी कोरल। तो इसके भी 3 टाइप हो सकते हैं। ठीक है, और हॉर्नी कोरल गोर्गोनियम, हॉर्नी कोरल में गोर्गोनियम सम्मिलित है, और इसी तरीके से ब्लू कोरल के अंदर, कोरल्स के अंदर हिलियोपोरा सम्मिलित है, और इसी तरीके से ऑर्गन पाइप कोरल के अंदर आता है स्टेलोनिफेरा ऑर्डर के सदस्य। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरा, हेक्साकोरेलियन प्रवाल। पथरीले या वास्तविक कोरल्स मुख्य रूप से पोरिया गण के जंतु ही निर्मित करते हैं। इनकी कुछ जातियां एकल होती है, जबकि अधिकांश जातियां विभिन्न प्रकार के नींव बनाती है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। जो वास्तविक कोरल जो बनाती है वो कौन बनाता है, हेक्साकोरेलियन कोरल्स, जो तीसरा प्रकार है, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आज अभी अपन ने इसके कोरल्स के प्रकार के बारे में बात करी। अब अपन बात करते हैं कोरल रीफ। सी वेडलैंड वोगन ने 1917 में प्रवाल भित्तियों को परिभाषित किया कि एक भित्ति चूने के पत्थर का एक कटक या टीला होता है या होती है, जिसके ऊपरी सतह समुद्री तल के समीप होती है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट से विशेष रूप से प्रवाल जंतुओं के बाह्य कंकाल से बनी होती है। इस प्रकार प्रवाल भित्तियां समुद्र में पाए जाने वाली चूने की चट्टानें या काउचों के बने टीले के समान रचनाएं हैं, जो प्रवाल नींवों के पोलिपों के निरंतर बडिंग से बनती है, मुकुलन से। कहने का मतलब कोरल नींव या कॉलोनियाँ होती है, या कोरल कॉलोनियाँ होती है, उनके क्या होता है, उनमें अलैंगिक जनन बडिंग होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, कोरल्स की चट्टानों का निर्माण होता है। कोरल रीफ्स जीवित अवस्था में अत्यंत जटिल और आकर्षक समुदाय का निर्माण करती है। इसीलिए
जैविक या जैविकविद इनमें विशेष रुचि लेते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण मेड्रिपोरेरिया गण के पथरीले प्रवाल द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति निर्माण में हाइड्रोकोरेलाइना और एवं एल्सियोनेरिया भी भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त कोरेलाइन शैवाल और फोरेनिफेरा भी प्रवाल भित्तियों की निर्मित में सहयोग देते हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रवाल भित्तियाँ बनाने वाले प्रवाल मुख्य रूप से ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं तथा ये गर्म व उथले जल में पाए जाते हैं। यही कारण है कि प्रवाल भित्तियाँ मात्र ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के महाद्वीपों या द्वीपों के किनारे ही पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। सॉरी टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री हाइमन ने 1940 में बताया कि प्रवाल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। इनमें जो पहली है जालरदार भित्तियाँ या फिरिंग रीफ, दूसरी होती है बैरियर रीफ और तीसरी होती है एल्टोस। ठीक है, तो इनके बारे में अपन बात करें तो पहली है जालरदार। इन्हें तटीय प्रवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय प्रवाल। ये किसी ज्वालामुखी द्वीप के तट अथवा महाद्वीप के तट के साथ प्लेटफॉर्म के रूप में होती है। पहला वाला जो एग्जाम्पल है ये कहाँ होती है? या तो तट के पास या ज्वालामुखी द्वीप के तट पर। जालरदार भित्ति तथा द्वीप के मध्य की दूरी लगभग 1/4 मील या 400 मीटर तक होती है। ठीक है, जो प्रवाल तट कहलाता है। अब बात करते हैं अपन बैरियर रीफ, दूसरा वाला। बैरियर रीफ जालरदार भित्ति के समान ही होती है, किंतु अंतर क्या है? यह तट से कुछ अधिक दूरी पर, ये वाली तट के पास है, इनमें देखो तट के से थोड़ी थोड़ी दूर है, दूरी पर होती है। और बैरियर रीफ को मुख्य भूमि या द्वीप से अलग करने वाले जल या लेगून की चौड़ाई 800 मीटर होती है। 800 मीटर से 16 किलोमीटर तक हो सकती है। ये 10 से 50 फेदम तक गहरा हो सकता है। ये जो दूरी है दोनों तरफ, ये कितनी? 800 से 16 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि वहाँ कितनी थी? 400। ठीक है, अगर संसार की सबसे प्रसिद्ध बात करें तो कौन रीफ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है तथा तट से लगभग 144 किमी दूरी तक है। अब तीसरी वाली की बात करते हैं अपन, एटोल। कौन सी? एटोल। ठीक है, इसे कोरल आइसलैंड या प्रवाल द्वीप या लेगून द्वीप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेगून द्वीप। ठीक है, ये घोड़े के पैर की नाल के आकार की भित्ति के समान होती है, जो समुद्री जल को घेरे
रहती है। देखो समुद्री जल को घेरे हुए रहती है, दोनों तरफ क्या है, समुद्री जल, बीच में सॉरी दोनों तरफ ये है और बीच में क्या है, समुद्री जल है, ये वाला। जिससे क्या कहते हैं, उस घेरे हुए जल को क्या कहते हैं, लेगून। क्या कहते हैं, लेगून। अर्थात ये एक द्वीप के चारों ओर न होकर लेगून के चारों ओर बनी पाई जाती है। इसे लेगून का क्षेत्र कुछ किमी से लेकर, ये लेगून कितना बड़ा हो सकता है, 64 से 88 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है। और इस प्रकार का अगर उदाहरण देखें तो इस प्रकार के कई एटोल दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं और बिकनी के एटोल अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन आखिर में इनके फॉर्मेशन के सिद्धांत के बारे में कि भाई ये थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ कैसे बनती है। तो इसके लिए क्या अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी है। तो प्रवाल भित्ति बनाने वाले प्रवाल तटवर्ती होते हैं और 45 मीटर से अधिक गहरे समुद्र में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही प्रवाल भित्तियों के निर्माण के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और इनमें से अगर अपन मुख्य रूप से बात करें तो जो पहला है वो है स्ट्रेचबरीज वोल्केनो क्रैटर थ्योरी। ये कहता है कि प्रशांत महासागर में प्रवाल वाले ज्वालामुखी चषक के किनारों पर बने थे, कि प्रशांत महासागर में जो ज्वालामुखी के किनारे हैं उन पे क्या है, ये प्रवाल बने थे। ज्वालामुखी के चषक के जल में डूबने पर लेगून बना तथा इसके पहाड़ी भागों पर प्रवाल वृद्धि करते हैं एवं जल की सतह पर ऊपर निकल जाते हैं। कहने का मतलब जो वोल्केनो का जो क्रेटर है वो तो जल का लेगून बना लेता है और जो उसका ऊपरी सिरा है उस पर क्या वृद्धि करने लग जाते हैं, प्रवाल वृद्धि करने लग जाते हैं। ठीक है। परंतु ये सिद्धांत भी ज़्यादा मान्य नहीं। अगला है कि डार्विन और डाना का अवतलन सिद्धांत। इसके अनुसार क्या प्रवाल तटीय भित्ति के रूप में द्वीप के किनारे पर बनना प्रारंभ होते हैं एवं इस प्रकार जालरदार भित्ति का निर्माण होता है। द्वीप के किनारे धीरे धीरे जल में घुसने से जालर भित्ति और बैरियर रीफ में परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात द्वीप के धीरे धीरे समुद्र में घुस जाने से एटोल प्रवाल भित्ति बनती है। और इस सिद्धांत का जो समर्थन है वो डेविस और डोना ने किया था। तीसरा जो दिया है सेम्पर मोरे थ्योरी। इस मत के अनुसार समुद्र के आधार तल पर अनेक समूह के जंतुओं के चूने के बने बाह्य कंकाल एकत्रित हो जाते हैं व टीला सा बनाते हैं। ये बाह्य कंकाल मुख्य रूप से मोलस्का के कवच, फोरेनिफेरा के अवपंख आदि होते हैं। ये 50 पेदम की गहराई तक पहुंच जाते हैं। जो प्रवाल इन पर वृद्धि करते हैं एवं प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि बहुत सारे जो अनेक समुद्री जीव है वो क्या, जो इनका बाह्य कंकाल समुद्र में एकत्रित होता था और उसके ऊपर क्या है फिर प्रवाल वृद्धि करते हैं, जिससे क्या है कोरल रीफ का निर्माण होता है।
चौथा है किनारे के अवतलन का सिद्धांत, सब माइग्रेंट बैंक थ्योरी। कुछ लोग ये मानते थे कि प्रवाल केवल उन्हीं चपटी सतहों पर बनते हैं जो द्वीपों के अवतलन से समुद्र के अंदर या समुद्र की सतह पर पाई जाती। और आखिरी बात कर लेते अपन डेली का ग्लेशियर का सिद्धांत। डेली के अनुसार हिमशैल के निर्माण के समय जल को खींच लिया जाने से सागर का जल स्तर नीचा हो जाता है। वह लहरों के कटाव के कारण कहीं चपटे मंच बाहर निकल आते हैं। जब हिमशैल पिघलते हैं और तापक्रम अनुकूल होता है तो इन मंचों पर प्रवाल उगने लगते हैं और जिससे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। इस तरीके से अपन ने इनके बारे में चर्चा करी। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।